नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 29 नवंबर 2025, दिन शनिवार। चलिए आज जानेंगे अब तक की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपना राज्य और जिले का नाम जरूर लिखें। आधार में घर बैठे मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। ऐप पर OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से अपडेट होगा। किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। जल्द ही आप घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने नई डिजिटल सर्विस की घोषणा की है। इसके जरिए यूजर्स आधार ऐप पर OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। इस सर्विस से दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग और सीनियर सिटीजन को आसानी होगी। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार आ रहे रूसी तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर बातचीत संभव। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। समिट के दौरान पुतिन PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बात कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी। नेट बैंकिंग 2.0 से ऑनलाइन पेमेंट्स होंगे आसान। QR कोड से भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। फ्रॉड रोकने के लिए AI का इस्तेमाल। NPCI भारत बिल पे ने नेट बैंकिंग 2.0 लॉन्च किया है। इस पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का नाम बैंकिंग कनेक्ट है। ये नेट बैंकिंग पेमेंट्स को आसान बनाने पर फोकस्ड है। ये सिस्टम कस्टमर्स को डायरेक्टली उनकी बैंकिंग ऐप पर ले जाकर ट्रांजैक्शन पूरा करता है। QR कोड से पेमेंट ऑप्शन भी मिलता है। इस सिस्टम में पहले की तरह वेब पेज पर ID पासवर्ड भरने का नहीं है। कई बार यूजर्स को लॉगिन ID पासवर्ड भूल जाते हैं, जिससे पेमेंट बीच में रुक जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेट बैंकिंग 2.0 डेवलप किया गया है। ये नया प्लेटफॉर्म मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पर बना है। गोवा, मोदी ने 77 फीट की श्री राम प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक में 1 लाख लोगों के साथ गीता पढ़ी। श्री कृष्ण मठ में सोने का कलश चढ़ाया। PM नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा के केनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में पूजा की। यहां भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम प्रतिमा है। इससे पहले दिन में PM कर्नाटक पहुंचे थे। उडुपी में उन्होंने श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की थी। यहाँ सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद PM ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। राहुल बोले, दिल्ली के प्रदूषण पर मोदी जी चुप क्यों? माएं मुझसे कहती हैं कि बच्चे जहरीली हवा में बड़े हो रहे, संसद में चर्चा हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मोदी जी चुप क्यों हैं? आपकी सरकार प्रदूषण रोकने के लिए ना तो कोई तुरंत कार्रवाई कर रही, ना ही कोई योजना और जवाबदेही दिखा रही है। उन्होंने एक्स पर दिल्ली की महिलाओं के साथ प्रदूषण पर बातचीत का वीडियो शेयर किया। साथ में लिखा कि मैं जिस भी माँ से मिलता हूँ वो कहती हैं कि उनका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है। लोग थके, डरे हुए और गुस्से में हैं। मोदी जी, भारत के बच्चे हमारे सामने घुट रहे हैं। इमरान खान जिंदा है या नहीं, बेटे ने सबूत मांगा। बहन नौरिन बोली कि पाकिस्तान में मुनीर का शासन हिटलर से भी बदतर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने गुरुवार को जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं पता है कि इमरान जिंदा है या नहीं। कासिम ने एक्स पर लिखा कि उनके पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया है। ना तो किसी को उनसे मिलने दिया गया है, ना ही कोई फ़ोन कॉल या मैसेज दिया गया। US टैरिफ का दबाव, फिर भी GDP 8.2% से बढ़ी। 6 तिमाही में सबसे ज्यादा। आम आदमी ने ज्यादा खर्च किए। फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ा। भारत समेत दुनिया में US टैरिफ का दबाव है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सुस्त है। फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई सितंबर तिमाही में 8.2% की दर से बढ़ी है। ये पिछली 6 तिमाही में सबसे ज्यादा है। पिछले साल की समान तिमाही में GDP 5.6% थी। वहीं अप्रैल जून में ये 7.8% थी।
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO के आंकड़ों से साफ है कि ग्रामीण डिमांड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार ने इकोनॉमी को बूस्ट दिया है। GST रेट कट का फुल असर तो अभी आना बाकी है, लेकिन ये नतीजे उम्मीद से ज्यादा बेहतर हैं। गरीबों के लिए आधी रात तक बैठ सकता हूँ, CGI जस्टिस सूर्यकांत बोले। मैं यहाँ सबसे छोटे व्यक्ति के लिए हूँ, मेरी कोर्ट में लग्जरी केस नहीं। CGI जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि गरीबों को न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनके लिए वे आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकते हैं। जस्टिस जॉय माल्या बागची के साथ बेंच में बैठे CGI ने ये टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की। उन्होंने कहा कि मेरी अदालत में कोई लग्जरी मुकदमेबाजी नहीं है, ऐसे मामले अमीर लोग ही लड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ सबसे छोटे, सबसे गरीब, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनके लिए आधी रात तक यहाँ बैठूंगा। सिर मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले 10 TMC सांसद। डेरेक ओब्रायन बोले, ECI के हाथ खून से रंगे। हमने 5 सवाल पूछे, जवाब नहीं मिला। देश भर में सिर को लेकर जारी विवाद के बीच TMC के 10 सांसदों का डेलीगेशन शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। सांसदों और चुनाव आयुक्त के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। मीटिंग से बाहर आने के बाद TSC सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम से मिले। हमने सबसे पहले उन्हें सिर प्रोसेस की वजह से लगभग 40 मरे हुए लोगों की लिस्ट सौंपी। उत्तराखंड में 14 जनवरी से होगा अर्धकुंभ। 4 शाही स्नान सहित 10 मुख्य स्नान की तिथियां तय। CM और 13 अखाड़ों की बैठक में फैसला। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तिथियां तय हो गई हैं। हरिद्वार में होने वाला ये भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 20 अप्रैल को खत्म होगा। 97 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10 प्रमुख स्नान शामिल हैं, जिसमें पहली बार 4 शाही अमृत स्नान भी होंगे, जिसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। कई दिनों से अर्धकुंभ की तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति थी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार डामकोठी में अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मेला प्रशासन की ओर से 13 अखाड़ों के 2-2 सचिव या नामित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। LIC ने ACC में हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% से ज्यादा की। NBCC इंडिया में भी हिस्सेदारी खरीदी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी ACC लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 10% से ज्यादा कर लिया है। LIC ने ओपन मार्केट से ACC के 37 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। इसी तरह LIC ने PSU स्टॉक NBCC इंडिया में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.5% कर दी है। ये खरीदारी हाल के महीनों में हुई है और रेगुलेटरी फाइलिंग में LIC ने आज शुक्रवार 28 नवंबर को इस बात की जानकारी दी है। ट्रंप बोले, गरीब देशों के शरणार्थियों को घुसने नहीं दूंगा। अमेरिका से प्यार नहीं करने वालों को भी निकालूंगा। रडार पर 19 देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आने वाले शरणार्थियों को हमेशा के लिए रोक देंगे ताकि अमेरिका फिर से मजबूत हो सके। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का कोई कानूनी मतलब नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के उन देशों के लिए होता है जो लो इनकम या फिर लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं। ट्रंप ने वॉशिंगटन DC में 2 नेशनल गार्ड्स की मौत के बाद गुरुवार को ये ऐलान किया। उन्होंने इस हमले को शरणार्थियों से जोड़कर बताया। ट्रंप ने कहा कि इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से देश के लोगों की जिंदगी बदतर हो चुकी है। UAE ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद किया। 70-80% आवेदन रिजेक्ट हो रहे। अपराध और भीख मांगने की घटनाओं के चलते सख्ती। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया है। ये जानकारी पाक गृह मंत्रालय के अधिकारी सलमान चौधरी ने दी है। हालांकि जिन लोगों के पास ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उन्हें अभी वीजा जारी किया जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने ट्रैवल एजेंटों के हवाले से बताया कि पहली बार और सिंगल एंट्री वीजा के 70 से 80% आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। हालांकि जिन लोगों के परिवार UAE में रहते हैं, उन्हें वीजा मिलने की संभावना ज्यादा है। एशिया पावर इंडेक्स। अमेरिका, चीन के बाद भारत तीसरी बड़ी ताकत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस रेटिंग बढ़ी। निवेश में चीन से आगे निकले। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने शुक्रवार को बताया कि भारत अब एशिया पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। रैंकिंग में अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दर्जा तेज आर्थिक वृद्धि और बढ़ती सैन्य क्षमता के आधार पर मिला है।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत के प्रदर्शन ने भी डिफेंस रेटिंग बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। 2024 में भारत 39.1 स्कोर के साथ मध्यम ताकत की श्रेणी में था। 2025 में स्कोर 0.9 बढ़कर 40 पॉइंट हो गया, जिसके बाद भारत बड़ी ताकत की श्रेणी में शामिल हो गया। राजस्थान के कई शहरों में बारिश, एमपी में 1 दिसंबर से शीतल लहर का अलर्ट, उत्तराखंड के 4 धामों में तापमान -10 डिग्री से नीचे। राजस्थान के जयपुर, सीकर, ब्यावर और पाली में शुक्रवार सुबह बारिश हुई। उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। यहाँ कई इलाकों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके कारण बारिश हो रही है। इससे सर्दी का असर कम हो गया है। राजस्थान में 29-30 नवंबर को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 1 दिसंबर से शीतल लहर का दौर फिर से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में भी पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं का असर कम हो गया है। इससे दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। इधर उत्तराखंड के 4 धामों में तापमान -10 डिग्री से नीचे चला गया है। हिमाचल प्रदेश के ताबो में गुरुवार को न्यूनतम तापमान -7.3 डिग्री और कुकमुसैरी में पारा -5.7 डिग्री पर पहुंच गया। कई क्षेत्रों में पाइपों में पानी जमने लगा है। उधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को साइक्लोन दितवाह का अलर्ट जारी किया है। तूफान 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तट के पास से गुजरेगा। सीडीएस चौहान बोले, हर दिन बदल रहे युद्ध के तरीके, भारतीय सेना फ्यूचर वॉरफेयर के मुताबिक तैयार हो, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध लगातार खुद को बदलता और बनाता रहता है। जो कॉन्सेप्ट भविष्य के लगते हैं वे लागू होने से पहले ही पुराने भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा रिस्क है जो सेना को उठाना पड़ता है। इसीलिए फ्यूचर वॉरफेयर के मुताबिक अंदाज़ा लगाना, तैयारी करना हमारे अस्तित्व से जुड़ जाता है। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सीडीएस चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली के सैम मॉनिक शॉ सेंटर में चल रहे चाणक्य डिफेंस डायलॉग में ये बातें कहीं। वे फ्यूचर वॉर्स मिलिट्री पावर के जरिए स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग विषय पर बोल रहे थे। प्रेमी ने प्रेमिका के सामने खुद को आग लगाई, मौत। जलती हुई हालत में ही अस्पताल की पहली मंजिल से कूदा। अहमदाबाद का मामला। गुजरात के अहमदाबाद में एक लड़के ने निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली लड़की के सामने खुद को आग लगा ली। इसके बाद जलती हुई हालत में ही उसके हॉस्पिटल की पहली मंजिल से नीचे कूद गया। इलाज के दौरान आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। ये घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की है। हरियाणा में वेरिफिकेशन के चक्कर में अटकी ट्रांसफर पॉलिसी। सीएम के विभागों में ही सबसे ज्यादा पेंडेंसी। रिमाइंडर भेजने के बाद भी अफसर नहीं सुन रहे। हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विभाग गंभीर नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि कई विभागों का सर्विस वेरिफिकेशन का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। इसका खुलासा विभागों के स्टेट लेवल के नोडल अधिकारी ओटीपी की रिपोर्ट में हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन विभागों में सबसे अधिक मुख्यमंत्री नायब सैनी के विभाग हैं। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री अनिल विज के विभाग भी शामिल हैं। हालांकि विभागों की ओर से जिला और स्टेट लेवल पर लगातार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, लेकिन अफसर गंभीरता नहीं दिखा रहे। अभी इन विभागों के कर्मचारियों की सर्विस वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो पाया है। पाकिस्तानी नेता बोले, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान हमारे हैं। राजनाथ के बयान पर आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री ने कहा था हो सकता है सिंध कल वापस आ जाए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मंत्री सैयद सरदार अली शाह ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात, हरियाणा और राजस्थान हमारे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे साबित करके दिखाएंगे। सिंध असेंबली में अली शाह ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध से जुड़े बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर भारत सिंध पर टिप्पणी कर सकता है तो वे भी भारत के राज्यों पर दावा कर सकते हैं। दरअसल राजनाथ सिंह ने 23 नवंबर को कहा था कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है। कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। पुतिन बोले, रूस कभी यूरोप पर हमला नहीं करेगा, कागज पर लिख कर देने को तैयार हूं। यूरोपीय नेता हथियार कंपनियों के तलवे चाट रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस कभी यूरोप पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप चाहे तो वो उन्हें लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। उन्होंने यूरोप पर रूसी हमले की आशंका को पूरी तरह बकवास बताया है। पुतिन ने कहा कि यूरोपीय नेता सिर्फ हथियार बनाने वाली कंपनियों के तलवे चाट रहे हैं। वे अपनी जनता के लिए एक झूठा वहम पैदा करना चाहते हैं। नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपना बताया। 100 रुपए के नोट पर विवादित मैप छापा। भारत बोला, ऐसे दावों से सच्चाई नहीं बदलती।
नेपाल ने भारत के साथ पहले से चल रहे सीमा विवाद को और बढ़ा दिया है। उसने अपने नए 100 रुपए के नोट पर जो नक्शा छापा है उसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि ये तीनों इलाके भारत की सीमा के भीतर आते हैं। भारत ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और इसे एक तरफा कार्रवाई बताया, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे दावों से सच्चाई नहीं बदलती है। नेपाल को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। ऐसे दावे द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करते हैं। हांगकांग में लगी आग से अब तक 128 की मौत, 200 से ज्यादा लापता, 76 घायल, क्रिमिनल एंगल से जांच शुरू, 8 गिरफ्तार। हांगकांग के ताइबो जिले के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में बुधवार को लगी आग से अब तक 128 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लापता हैं। इस हादसे में 76 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। अधिकारियों का कहना है कि हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। सरकार ने इस हादसे की क्रिमिनल जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने नियमों के मुताबिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे ये हादसा हुआ। यूपी में 155 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे केवल 2 टीचर, पहली से 5वीं तक की क्लासेस एक साथ। टीचर्स एसोसिएशन ने कहा, चौपट हो रही पढ़ाई। ग्रेटर नोएडा के दनकौर स्थित एचर प्राइमरी स्कूल की क्लासेस मर्ज कर दी गई हैं, क्योंकि स्कूल के कई टीचर्स को बीएलओ की ड्यूटी पर लगा दिया गया है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में 155 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल समेत केवल 2 टीचर्स हैं। टीचर्स की कमी के चलते क्लास 1 और क्लास 2 के स्टूडेंट्स को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में क्लास 3 और 4 के स्टूडेंट्स खुले आंगन में बैठे हैं, क्योंकि क्लासेस छोटी हैं और स्टूडेंट्स अधिक, उन्हें संभालने के लिए टीचर्स भी कम हैं। इसीलिए स्कूलों में एक टीचर कई क्लासेस को एक साथ बैठाकर पढ़ा रहे हैं। सरकारी नौकरी आरआरबी एनटीपीसी में 3058 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 4 दिसंबर तक करें अप्लाई। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी में 3058 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 नवंबर थी, जिसे आगे बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 2025 के बीच किए जा सकेंगे।